सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रीथिंग पैटर्न्स। इसका कंटेंट देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी देखेंगे ब्रीथिंग की, इसके फैक्टर्स, इसके पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट और इसके एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न्स देखेंगे कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर रिमूव आउट करते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज का ये एक प्रोसेस होता है जो एल्वियोलाई में परफॉर्म हो रहा होता है बाय द पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं, और ये पैसिव डिफ्यूजन हो रही होती है बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड। नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग जो हमारे पास होता है वो 12 to 20 पर मिनट होता है एडल्ट्स में, और 30 to 50 पर मिनट होता है इन्फेंट्स में। नॉर्मल और रिलैक्स ब्रीथिंग को हम नाम देते हैं यूपनिया का। फेजेस ऑफ ब्रीथिंग देख लेते हैं तो टू फेजेस होती है, इंस्पायरेशन अनदर नेम इनहेलेशन, एक्सपायरेशन अनदर नेम एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन फेज, इंस्पायरेशन में क्या होता है बेसिकली कि एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर होती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और रिब केज जो है वो थोड़ा सा एलिवेट और एक्सपेंड हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड एक्सपायरेटरी फेज में देखते हैं तो एक्सपायरेटरी फेज में जो एयर है वो लंग्स से बाहर जाएगी, लंग्स को लीव कर देगी, जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और रिब केज जो है वो डिसेंड हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा। फैक्टर्स इस पे क्या क्या डिपेंड करते हैं, किस पर रेस्पिरेटरी रेट डिपेंड करता है, एज पे करता है। न्यूबॉर्न बेबी में 30 to 50 ब्रेथ्स पर मिनट होते हैं, 3 इयर्स बेबी की रेंज होती है 20 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट, 10 ईयर बेबी की रेंज होती है 16 to 22 ब्रेथ्स पर मिनट, और एडल्ट की रेंज होती है 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। उसके अलावा बॉडी साइज पे भी ये डिपेंड करता है, रेस्पिरेटरी साइज जो है वो, अगर बॉडी साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेस्पिरेटरी रेट के। जितना बॉडी साइज ज़्यादा होगा, मतलब जितना ऑर्गेनिज्म भरा होगा, जितने उसके ऑर्गन्स भरे होंगे, उतनी एनर्जी उसको ज़्यादा रिक्वायर होगी, दैट्स पर उसका रेस्पिरेटरी रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक्सरसाइज में भी रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है, अगर जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा। बॉडी पोजीशन में जो सुपाइन पोजीशन होती है हमारे पास, जो सीधी पोजीशन होती है, उसमें रेगुलर इरेगुलर रेट हो जाता है हमारे पास रेस्पिरेशन का, और प्रॉन पोजीशन में रेस्पिरेशन का रेट जो होता है वो ऑलमोस्ट रेगुलर ही होता है। पैरामीटर ऑफ असेसमेंट हमारे पास क्या है, हम इसमें क्या क्या चीज़ें असेस कर सकते हैं, रेस्पिरेशन का रेट, उसकी डेप्थ, उसका रिदम और उसका करेक्टर। एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एपनिया है, टेकिपनिया है, ब्रेडिपनिया है, हाइपरवेंटिलेशन, कैजुअल ब्रीथिंग, काइनस्ट्रोक ब्रीथिंग, बायोटोरेटेक्सिक ब्रीथिंग, साइन ब्रीथिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एपनिया हमारे पास क्या होता है। एपनिया बेसिकली हमारे पास वो वाली ब्रीथिंग पैटर्न होता है जहाँ बिल्कुल भी ब्रीथिंग नहीं हो रही होती है। नो ब्रीथिंग, टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग हम कह सकते हैं, सस्पेंशन ऑफ ब्रीथिंग हम कह सकते हैं। इसके अंदर रेस्पिरेटरी मसल्स की कोई मूवमेंट नहीं होती, लंग्स का वॉल्यूम बिल्कुल रिमेन सेम रहता है, एयर फ्लो ना तो इनसाइड, मतलब कि ना तो इनहेलेशन हो रही होती है ना ही एक्सहेलेशन हो रही होती है। गैसेज एक्सचेंजर, सेलुलर रेस्पिरेशन कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। एपनिया हमारे पास बेसिकली होता है वॉलेंट्रीली, ब्रेथ होल्डिंग प्रोसेस में हम हो सकता है, मैकेनिकली होता है लाइक कोई चोकिंग वगैरह या गैस्पिंग का प्रोसेस हुआ है, या न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से होता है। अगर प्रोलॉन्ग्ड एपनिया होता है तो उसकी वजह से क्या होती है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है सर्कुलेशन में, क्योंकि हमारी बॉडी जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें ऑक्सीजन को इतना ज़्यादा स्टोर नहीं करती है। तो अगर प्रोलॉन्ग एपनिया होगा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी सर्कुलेशन में। अगर एक पर्सन जो है वॉलेंट्री एपनिया करते हैं तो वो वॉलेंट्री एपनिया सिर्फ 1 to 2 मिनट्स कर सकता है, और ये 1 to 2 मिनट्स कम हो जाते हैं स्मोकर्स में, जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ये टाइम भी कम हो जाता है। दिस इज टू मेंटेन कांस्टेंट वैल्यू फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच ऑफ द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे लंग्स से रिमूव आउट की जाती है, क्योंकि अगर ये रिमूव आउट नहीं होगी तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगी ब्लड में, जिसकी वजह से जो लाइक स्टिमुलेशन मिलेगी रेस्पिरेटरी सेंटर्स को कि वो अपनिया को स्टॉप करेंगे।
एपनिक ऑक्सीजनेशन, एपनिक टेस्ट जो होता है वो डिटरमाइन करता है ब्रेन डेथ को। 3 डायग्नोस क्राइटेरिया होता है इसका, कोमा, एब्सेंस ऑफ पल्स और एपनिया। देन वी हैव अ टेकिपनिया। टेकिपनिया में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मोर देन 20 जो है ना ब्रेथ्स पर मिनट हो जाता है। इसका करेक्टर होता है रैपिड शैलो ब्रीथिंग। ये देखिए, ये आपके पास नॉर्मल ब्रीथिंग है और ये आपके पास टेकिपनिया की ब्रीथिंग है, रैपिड शैलो ब्रीथिंग होती है। टेकिपनिया हमारे पास किन कंडीशंस में होता है? फीवर, नमोनिया, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, लियन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन, ब्रेन सेलिसाइक्लेट पॉइजनिंग, एलिवेटेड डायफ्राम। उसके अलावा जो हमारे पास टेकिपनिया है ना, वो हाइपोक्सीमिया में भी देखा जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी देखा जाता है, पेन, एंजाइटी इन फॉर्म्स में भी देखा जाता है। ब्रेडिपनिया होता है कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब इसका करेक्टर है स्लो शैलो ब्रीथिंग। ये नॉर्मल ब्रीथिंग है और ये हमारे पास है स्लो शैलो ब्रीथिंग। ये किन कंडीशंस में होता है? एज वाइज ये डायग्नोस होता है। 0 to 1 ईयर के जो पेशेंट्स होते हैं, ये बेबीज होते हैं, उनमें 30 ब्रेथ्स पर मिनट की रेंज में होता है। 1 to 3 ईयर में 25 ब्रेथ्स पर मिनट, 3 to 12 ईयर्स में 20 ब्रेथ्स पर मिनट, और 12 से अबव जो होते हैं उनमें 12 ब्रेथ्स पर मिनट्स में देखा जाता है। डायबिटिक कोमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्रेडिपनिया होता है। उसके अलावा किसी पेशेंट को अगर सेडेशंस दी गई हैं, सेडेटिव मेडिसिन दी गई हैं, फटीग है, ये अल्कोहल उसने इनटेक की हुई है, ये ड्रग ओवरडोज हुआ हुआ है, उन कंडीशंस में भी जो है ना ब्रेडिपनिया होता है। देन वी हैव अ हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसमें रैपिड डीप ब्रीथिंग होती है। रैपिड ब्रीथिंग होती है और इट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है और ये आपके पास हाइपरवेंटिलेशन है। इसके कॉजेज क्या आ जाते हैं? एंजाइटी और पेन, एक्सेसिव यूज ऑफ एस्पिरिन, सीओपीडी के पेशेंट, सीओपीडी, एस्थमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट्स में ये देखी जाती है। इन्फेक्शन हुआ हुआ कोई नमोनिया या हार्ट फेलियर हुआ या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, इनकी इन कंडीशंस में ये हाइपरवेंटिलेशन देखी जाती है। हाइपरवेंटिलेशन के सिम्टम्स क्या आते हैं? डिजीनेस होती है, लाइट हेडीनेस होती है, वीकनेस, एसओबी हो रहा होता है, मसल स्पैम होता है हैंड्स और फीट्स का। और ये जितने भी सिम्टम्स हैं इनकी मतलब ये क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से ओवर ब्रीथिंग होती है, वो हाइपरवेंटिलेट करता है। कैजुअल ब्रीथिंग हमारे पास होती है रैपिड गैस्पिंग और वेरी डीप टाइप ऑफ फ्लेवर्ड ब्रीथिंग। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? बेसिकली इसमें हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन ही हो रही होती है, रैपिड और डीप। कॉमनली इसको हम एयर हंगर भी कहते हैं। इसका नाम जो है एडोल्फ केशमल, एक जर्मन डॉक्टर था, जिसके नेम के अकॉर्डिंग रखा गया, जिसने फर्स्ट टाइम डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट था जिसमें ये ब्रीथिंग पैटर्न देखा था। ये बेसिकली एसोसिएटेड होता है जिस पेशेंट को स्वेयर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो। मैकेनिज्म ऑफ कैशमल ब्रीथिंग, कैशमल साइन हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज इन जेवीपी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। काइनस्ट्रोक ब्रीथिंग है। काइनस्ट्रोक ब्रीथिंग को हम पीरियोडिक ब्रीथिंग भी कहते हैं। इसका नेम भी इसके जो डिस्कवर है, जिसने इसको डिस्कवर किया है, उसके नेम के अकॉर्डिंग रखा गया। जॉन काइन एंड विलियम स्ट्रोक 19th सेंचुरी के अंदर इन फिजिशियंस ने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया था। करेक्टर इसका क्या होता है? अल्टरनेट पीरियड ऑफ टेकिपनिया एंड एपनिया, मतलब कि टेकिपनिया एपनिया की फेज, फिर टेकिपनिया की फेज, इस तरह का अल्टरनेट इसका पीरियड चल रहा होता है। ये हमारे पास बेसिकली जब ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइंड ब्रेन, उसके अंदर भी फर्दर जिसकी क्लासिफिकेशन होती है पोन्स, जब वो पोन्स वाला पार्ट डैमेज होता है, बेसिकली ये ब्रीथिंग पैटर्न तब देखा जाता है। उसके अलावा इसका कुछ इसी तरह से करेक्टर चल रहा होता है, शैलो, डीप, शैलो, एपनिया पोज, देन शैलो, डीप। इस मैकेनिज्म को किन कंडीशंस में हम देखा जा सकता है? पहले इसका ये देखें करेक्टर। एपनिया का पोज है शैलो, डीप, देन शैलो, फिर एपनिया का पोज। स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर्स, हार्ट फेलियर, टॉक्सिक मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी, इन कंडीशंस में इसको देखा जाता है। उसके अलावा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई हुई है, मॉर्फिन इनटेक हुआ हुआ, ब्रेन इंजरी कोई भी हुई है, ब्रेन ट्यूमर्स हुए हुए हैं, उन कंडीशन में भी हम इस ब्रीथिंग पैटर्न को देखते हैं। देन वी हैव अ बायोट्स ब्रीथिंग। इसको हम क्लस्टर ब्रीथिंग भी कहते हैं और एटेक्सिक ब्रीथिंग भी कहते हैं। इसका नेम भी इसके जो
साइंटिस्ट है जिसने, या फिजिशियन है जिसने इसको डिस्कवर किया, उसके अकॉर्डिंग ही रखा गया हुआ है 1876 में। ये भी हमारे पास पीरियोडिक इन नेचर होती है एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द अनप्रेडिक्टेबल इरेगुलरिटीज इन ब्रीथिंग दैट अल्टरनेट विद द पीरियड्स ऑफ एपनिया। बेसिकली ये भी हमारे पास पीरियड्स और क्लस्टर फॉर्म होती है रैपिड रेस्पिरेशन की नियर टू इक्वल डेप्थ, और टाइडल वॉल्यूम जो होता है ना इसमें फॉलोड बाय द रेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया। ये इसका मेन कोज जो होता है ना हमारे पास यही होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो पार्ट होता है वो डैमेज होता है इसमें। इट इज द ग्रुप ऑफ क्विक शैलो इंस्पिरेशन फॉलोड बाय द रेगुलर और इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया। हमारे पास यहाँ पे है क्विक शैलो पैटर्न है इंस्पिरेशन का, एपनिया का पॉज आएगा, देन क्विक शैलो पैटर्न होगा, देन एपनिया का पॉज आएगा। किन वजह से होता है ये? मेड्यूला ऑब्लंगेटा जैसे मैंने बताया ना, स्पार्ट के डैमेज होने की वजह से होता है। अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है या उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया इसकी वजह से, देन इन कंडीशंस में ये ब्रीथिंग पैटर्न होते हैं। एटेक्सिक ब्रीथिंग पैटर्न में क्या होता है, कंप्लीटली तौर पर इरेगुलेटरी हो जाती है ब्रीथिंग की, मतलब बिल्कुल एक इरेगुलर पैटर्न होता है ये। अपने के जो पॉज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। एज द ब्रीथिंग पैटर्न डिटोरिएट इट मर्ज विद द एगोनल ब्रीथिंग। देन वी हैव अ एगोनल ब्रीथिंग। एगोनल ब्रीथिंग हमारे पास शैलो और वेरी स्लो इंस्पिरेशन होती है, 3 to 4 ब्रेथ्स पर मिनट बस हो रहे होते हैं, और इसमें भी इरेगुलर पॉज ऑफ एपनिया आ रहा होता है। इसका करेक्टर होता है लाइक गैस्पिंग और लिबर ब्रीथिंग होती है स्ट्रेंज वोकलाइजेशन के साथ। किन वजह से होता है? सेरिब्रल इस्कीमिया, सेवियर हाइपोक्सिया और एनोक्सिया, कार्डिक अरेस्ट। साइंग रेस्पिरेशन होती है। साइंग रेस्पिरेशन बेसिकली आपकी डिज्निया और डिजीनेस की वजह से हो रही होती है। इट इज द ब्रीथिंग पंचुएटेड बाय फ्रीक्वेंट साई। साई होती है ना, हम जो एक किस्म की लंबा डीप सांस खींचते हैं उसको हम साइंग कहते हैं। अलर्ट यू फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ, और ये इस चीज को लाइक रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कोई भी हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम है। देन लास्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीथिंग। ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीथिंग को हम एयर ट्रैपिंग भी कहते हैं। एयर ट्रैपिंग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ड्यू टू एनी म्यूकस और एनी इंजरी, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से एयर जो है वो प्रॉपरली गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम एयर ट्रैपिंग भी कहते हैं। इट इज सीन इन द ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ लंग्स। एक्सपायरेशन इसमें प्रोलॉन्ग हो जाती है क्योंकि एयरवे रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हुई होती है, रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाता है। पेशेंट लैक सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सपायरेशन, hence just over expand air trapping occur in the breathing become more shallow। एयर ट्रैपिंग हो रही है जिसकी वजह से ब्रेथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा शेलो हो जाएगी। ये रिवीजन है, ये हमारे पास नॉर्मल ब्रेथिंग पैटर्न है, हाइपर वेंटिलेशन, ब्रेडिप्निया, पीरियोडिक, टेकिप्निया, साइन और एयर ट्रैपिंग जो ऑब्स्ट्रक्टिव है। थैंक यू सो मच।